13 मई 2004 की बात है। उस दिन पुलिस की खास टीमों ने एक बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहा था और नीचे बैंक के दरवाजे पर हथियारों से लैस पुलिस वाले राइफलें ताने खड़े थे। पुलिस को पूरा यकीन था कि चोर बैंक के अंदर ही फंसा हुआ है और अब बस अंदर घुसकर उसे पकड़ना बाकी है। लेकिन उसी वक्त बैंक से करीब 60 मीटर दूर सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में एक आदमी आराम से बैठा हुआ सैंडविच खा रहा था। उसके कान में एक छोटा सा ईयरफोन लगा था और ये कोई म्यूजिक सुनने वाला ईयरफोन नहीं था, बल्कि वो सीधे पुलिस के रेडियो से जुड़ा हुआ था। पुलिस क्या बोल रही है, कौन सा अफसर क्या आदेश दे रहा है, कब अंदर जाना है और कब क्या करना है, हर बात उसे उसी पल सुनाई दे रही थी। तभी उसे वो आदेश सुनाई देता है जिसका वो इंतजार कर रहा था, अंदर घुसने का आदेश। वो बिना किसी घबराहट के सैंडविच खत्म करता है, चाबी घुमाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। जब तक पुलिस बैंक के अंदर घुसती है तब तक तिजोरी पूरी तरह खाली हो चुकी होती है और वो आदमी बहुत दूर भाग चुका होता है। वो कोई आम चोर नहीं था, वो महीनों से पुलिस की हर बातचीत सुन रहा था और उसे ये भी ठीक ठीक पता था कि अलार्म बजने के बाद पुलिस को पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। वो पहले ही 3 देशों में बैंक लूट चुका था। एक बार पैराशूट से शाही महल की छत पर उतरकर कीमती गहने चुरा चुका था और सिर्फ 21 साल की उम्र में छत के रास्ते पुलिस की हिरासत से भी भाग चुका था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। हर अलार्म, हर कैमरे, हर पुलिस वाले को चकमा देने वाला ये आदमी एक बहुत छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा गया। एक चोर ने पुलिस के रेडियो को हथियार कैसे बना लिया और किस लापरवाही भरी गलती ने आखिरकार उसे बेनकाब कर दिया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और असली और हैरान करने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जेराल्ड ब्लैंचर्ड शुरू से ही बाकी बच्चों जैसा नहीं था। पुलिस की फाइलों में उसका नाम आने से बहुत पहले वो विन्निपेग शहर का एक शांत सा लड़का था। उसे लड़ाई, शोर या दिखावा पसंद नहीं था। उसे बस एक ही बात जाननी होती थी, चीजें काम कैसे करती हैं। वो हर इलेक्ट्रॉनिक चीज को देखकर यही सोचता था कि इसके अंदर क्या है और ये चलता कैसे है। जब बाकी बच्चे गली में हॉकी खेलते थे तब 8 साल का जेराल्ड हॉल की मेज पर बैठा होता था, हाथ में स्क्रू ड्राइवर, सामने अलार्म घड़ी। वो घड़ी खोल देता था और अंदर लगे छोटे छोटे गियर को देखता रहता था। घर की वीडियो रिकॉर्डर मशीन को भी उसने नहीं छोड़ा। वो उसे खोलता, तारों को छेड़ता, तब तक कोशिश करता रहता जब तक उसे यह समझ ना आ जाए कि कौन सा चैनल कैसे रिकॉर्ड होता है। उसकी मां को कई बार उसके बिस्तर के नीचे टूटे हुए रेडियो पड़े मिले। उसके लिए हर चीज एक बंद दरवाजे जैसी थी और वो हर दरवाजे की चाबी ढूंढना चाहता था। जब जेराल्ड 12 साल का था तब उसके सौतेले पिता की नौकरी की वजह से पूरा परिवार अमेरिका चला गया। ओमाहा शहर के पास एक छोटे से कस्बे में वे लोग रहने लगे। कुछ ही महीनों बाद बैंक ने उनके घर पर कार्रवाई शुरू कर दी। वजह थी सिर्फ $2000 का बकाया जो उसके माता पिता दे नहीं पाए थे। एक दिन जेराल्ड ने अपनी मां को कमरे की मेज पर बैठे रोते हुए देखा। सामने सूट पहने लोग खड़े थे, घर खाली करने की बातें कर रहे थे। पुलिस वाले दरवाजे पर नोटिस चिपका गए। उस दिन जेराल्ड ने एक बात समझ ली, बैंक, सरकार और बड़ी कंपनियों के पास ताकत होती है और ये ताकत उनके बनाए हुए नियमों से चलती है। लेकिन उसके दिमाग में एक और बात बैठ गई, नियम भी तो इंसानों ने बनाए हैं और जो चीज बनाई जा सकती है उसे तोड़ा भी जा सकता है। 15 साल की उम्र तक आते आते जेराल्ड ने खिलौनों से खेलना छोड़ दिया था। अब वो असली दुनिया को आजमाने लगा था। वो दुकानों से वॉकमैन और बिना तार वाले फोन चुरा लेता, फिर स्कूल की फोटोकॉपी मशीन से नकली रसीदें बनाता, उन रसीदों को दिखाकर वही सामान दुकानों में वापस कर देता और पैसे ले लेता। दुकानदारों को लगता था कि रसीद हाथ में लिए भरोसे से मुस्कुराता हुआ लड़का चोरी नहीं कर सकता। जेराल्ड इसी सोच का फायदा उठाता था। उसे पता चल गया था कि सिस्टम मशीनों से नहीं, इंसानों की सोच से टूटते हैं। 16 साल का होते होते उसने गलत तरीकों से कमाया हुआ काफी पैसा जमा कर लिया था। इतना पैसा कि उसने बिना किसी लोन के सीधे नकद में एक घर खरीद लिया। उस उम्र में उसके साथ के लड़के इस बात की चिंता कर रहे थे कि उन्हें गाड़ी कैसे चलानी सीखनी है, लेकिन वह पहले ही घर का मालिक बन चुका था। घर खरीदते समय प्रॉपर्टी एजेंट ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, न ये पूछा कि पैसा कहां से आया, न ये कि इतनी कम उम्र में उसने इतना पैसा कैसे जमा किया।
एक ठंडी और बर्फीली रात में जेराल्ड ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक और लड़के की मदद करने का फैसला किया। योजना ये थी कि उस लड़के की कार जला दी जाए ताकि उसे बीमा कंपनी से पैसे मिल सके। वे कस्बे से बाहर एक मक्के के खेत में गए। वहां खड़ी एक कार पर उन्होंने जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डाल दिया। फिर जेराल्ड ने माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी, एक बड़ा सा आग का गोला उठा। पूरा आसमान नारंगी रंग में चमकने लगा। काला धुआं ऊपर की ओर उठता चला गया। कुछ ही मिनटों में दूर से सायरन की आवाजें आने लगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से पास आ रही थीं। जेराल्ड ने देखा कि पुलिस की गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं। उसने घबराने की जगह हाथ हिलाया, जैसे वह कोई जिम्मेदार नागरिक हो और अपना फर्ज निभा रहा हो। लेकिन जैसे ही वह अपनी बात पूरी करने वाला था, पुलिस वालों को उसकी जैकेट से पेट्रोल की तेज गंध आ गई। बस फिर क्या था, उसी वक्त उसे हथकड़ी पहना दी गई। एक पुलिस गाड़ी उसे सीधे काउंटी के पुलिस स्टेशन ले गई। पूछताछ वाले कमरे में पुलिस वालों ने उसे हथकड़ी नहीं पहनाई। उन्हें लगा कि यह दुबला पतला लड़का जो एक छोटे से कस्बे में रहता है और जिसकी उम्र 21 साल है, भागने की कोशिश नहीं करेगा। वे उसे वहीं छोड़कर बाहर चले गए ताकि ड्यूटी अफसर से सलाह कर सकें। अकेला रह जाने पर जेराल्ड ने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। चारों तरफ कंक्रीट की दीवारें थीं। फर्श में बोल्ट से कसी हुई एक भारी लोहे की मेज थी। सामने एक 2 तरफा शीशा लगा था। ऊपर नकली छत लगी हुई थी। उस नकली छत में साउंड रोकने वाली टाइलें लगी थीं। उनके नीचे एल्यूमिनियम की ग्रिड थी और उसके ऊपर लगभग 1.5 फीट की खाली जगह थी जिसमें कोई इंसान रेंग सकता था। जेराल्ड मेज पर चढ़ गया। उसने एक टाइल धीरे से हटाई और ऊपर अंधेरे में घुस गया। ठंडी ठंडी पाइपें उसके शरीर से टकरा रही थीं जब वह धीरे धीरे रेंगते हुए बिल्डिंग के पीछे की तरफ बढ़ रहा था। नीचे किसी ने दरवाजा खोला और एक अफसर ने उसका नाम पुकारा, लेकिन जेराल्ड रुका नहीं। वह आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा जो किसी गोदाम जैसी लग रही थी। वहां उसने एक टाइल तोड़ दी और नीचे फाइलों से भरी एक शेल्फ पर कूद गया। वहां से वह पीछे के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलकर बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, ठंडी रात की खुली हवा ने उसका स्वागत किया। मैदान के बाहर उसके दोस्त पहले से गाड़ी में बैठे हुए थे। उनके हाथ में रेडियो स्कैनर था जिससे पुलिस की बातचीत की आवाजें आ रही थीं। रेडियो से आवाज आई, छत में एक अपराधी छिपा है, पूरी बिल्डिंग को बंद करो। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियों की हेडलाइटें जल उठी। जेराल्ड पूरी ताकत से दौड़ा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और फुर्ती से अंदर घुस गया। जैसे ही गाड़ी काउंटी रोड पर मुड़ी, जेराल्ड ने अपने हाथ में कसकर 2 चीजें पकड़ रखी थीं। ये चीजें उसने पास ही एक खाली डेस्क से चुराई थीं, एक पुलिस अफसर का बैज और एक पुलिस का रेडियो। ये उसकी जिंदगी की पहली सफल भागने की कोशिश की यादगार चीजें थीं। उस रात ने जेराल्ड के दिमाग में बहुत कुछ बदल दिया। उसे साफ समझ आ गया कि सिस्टम, ताले, अलार्म और बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं कोई जादू नहीं है। ये सब इंसानों ने बनाई हैं और इंसान अक्सर गलत सोच लेते हैं। अगर इंसान गलत सोच सकता है तो उसका बनाया सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। पुलिस ने यह मान लिया था कि एक लड़का कभी छत की तरफ देखने के बारे में सोचेगा ही नहीं। उन्होंने यह भी मान लिया था कि कोई अपराधी पुलिस वालों की तरफ हाथ हिलाते हुए आएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, पुलिस वालों को पूरा भरोसा था कि उनकी रेडियो पर होने वाली बातचीत कोई बाहर वाला नहीं सुन सकता। जेराल्ड को समझ आ गया कि हर गलत सोच अपने आप में एक कमजोरी होती है। अब उसके लिए यह खेल बन गया था, कमजोरी ढूंढना, उसका फायदा उठाना और फिर बिना पकड़े गए गायब हो जाना। पुलिस और सिस्टम को चकमा देने का एहसास उसे सिर्फ अच्छा नहीं लगता था, बल्कि उसे अंदर से खुशी महसूस होती थी। धीरे धीरे यह खुशी उसे आदत जैसा लगने लगा। अब जेराल्ड और ज्यादा पुलिस को परेशान करना चाहता था। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे यह साबित करना था कि वो सिस्टम से ज्यादा तेज सोच सकता है। करीब 25 साल की उम्र तक आते आते जब वो वापस विन्निपेग लौटा, तब तक उसके दिमाग में एक साफ सोच बन चुकी थी। उसके लिए बैंक कोई मजबूत किला नहीं था, बल्कि बस एक सिस्टम था। तिजोरियां घड़ी के हिसाब से खुलती और बंद होती हैं। अलार्म तारों और सर्किट के नियम मानते हैं। कैमरे तय जगहों पर लगे होते हैं और हर कैमरे की नजर से बाहर कुछ कोने जरूर होते हैं। किसी भी बैंक डकैती में असली परेशानी मशीनें नहीं होती, असली परेशानी इंसान होते हैं। गार्ड, मैनेजर और सबसे ज्यादा पुलिस।
अगर इंसानों के रिएक्शन को समझ लिया जाए तो पूरा खेल कंट्रोल में आ सकता है। यहीं से उसके दिमाग में एक उल्टी सोच आई। अगर पुलिस के आने से पहले भागने की बजाय पुलिस को अपने हिसाब से बुलाया जाए तो क्या होगा? अगर पुलिस आए और तब तक काम खत्म हो चुका हो? जेराल्ड ने इस तरीके को एक नाम दिया, काउंटर सर्विलेंस। मतलब आम तौर पर पुलिस अपराधियों पर नजर रखती है, लेकिन जेराल्ड ने इसका उल्टा किया। वो पुलिस पर नजर रखने लगा। जहां आम चोर पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं, वहीं जेराल्ड पुलिस की हर हरकत पहले से जान लेना चाहता था। वो उनकी रेडियो की बातें सुनता था, उनके आने का समय नोट करता था और ये देखता था कि अलार्म बजने के कितने मिनट बाद पुलिस पहुंचती है। वो काम से कई हफ्ते पहले ही बैंक के अंदर अपने जासूसी के औजार लगा देता था और यही तरीका आगे चलकर उसे कनाडा से लेकर वियना के शाही महलों तक ले जाने वाला था। अब सवाल यह था कि ऐसे चोर को कैसे पकड़ा जाए जो पुलिस की हर बात सुन सकता है और जिसे पैसों से ज्यादा सिस्टम को हराने में मजा आता हो। अप्रैल 2004 में विन्निपेग के बाहरी इलाके में कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स की एक नई शाखा तैयार हो रही थी। उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। मजदूर दीवारों का काम खत्म कर रहे थे। पेंटर दीवारों पर हल्का रंग पोत रहे थे। टेक्नीशियन 7 एटीएम मशीनों को ठीक से सेट कर रहे थे। उद्घाटन से 3 रात पहले जेराल्ड ने सर्विस वाले दरवाजे का ताला खोला। उसने काले दस्ताने पहने, नरम तले वाले जूते पहने और चुपचाप अंदर घुस गया। उस रात उसने एक भी रुपया नहीं चुराया। उसका मकसद चोरी नहीं था, उसका मकसद था देखना, सुनना और समझना। उसने एक बहुत छोटा वायरलेस कैमरा लगाया, इतना छोटा कि शर्ट के बटन से भी छोटा था। वो कैमरा उसने बैंक मैनेजर की मेज के ऊपर छत के वेंट के पीछे छिपा दिया। फिर उसने $40 में मिलने वाला एक बेबी मॉनिटर लिया और उसे अलार्म कंट्रोल पैनल के पास एक बिजली के स्विच के पीछे लगा दिया। इसके बाद एक आवाज से चलने वाला छोटा माइक कस्टमर सर्विस काउंटर के नीचे चिपका दिया। हर औजार लगाने के बाद जेराल्ड अपने छोटे रिसीवर से सिग्नल चेक करता था। जब उसे यकीन हो जाता था कि सब कुछ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है, तब वो उसी रास्ते से बाहर निकल जाता था और दरवाजा वैसे ही बंद कर देता था। अगले 2 हफ्तों तक वो एक किराए की गाड़ी में बैठकर सुनता रहा, कभी पास की दुकान की पार्किंग में, कभी किसी शांत गली में। वो बस सुनता और नोट करता। उसने देखा कि सुरक्षा गार्ड हर बार ठीक 12 मिनट में चक्कर लगाता था। मुख्य दरवाजे से शुरू होकर लॉबी, फिर एटीएम और आखिर में ब्रेक रूम। हर बार बिल्कुल एक जैसे समय पर। उसने सफाई करने वालों का समय लिखा। मंगलवार और बृहस्पतिवार रात 9 से 11 बजे तक। उसने कैमरों की नजर से बाहर के कोनों को नोट किया। दरवाजे के पास एक लंबा गलियारा, एटीएम रूम के पास एक छोटा सा अंधेरा कोना। हर सुबह वो देखता था कि बैंक मैनेजर कैसे कीपैड पर अलार्म कोड डालता है। 6 नंबर। वो नंबर कैमरे में साफ दिखाई देते थे। जेराल्ड ने उन्हें याद कर लिया। एक रात सुबह 3:15 पर उसने सर्विस वाले दरवाजे को थोड़ा सा हिलाया, बस इतना कि सेंसर चालू हो जाए। अलार्म बज गया। वो तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर सुनने लगा। ठीक 8 मिनट में पुलिस की 2 गाड़ियां वहां पहुंची। अफसरों ने टॉर्च से चारों तरफ देखा, दरवाजे चेक किए, कुछ भी टूटा नहीं पाया। रेडियो पर कहा गया, झूठा अलार्म है, सब ठीक है। 4 मिनट से भी कम समय में पुलिस वहां से चली गई। जेराल्ड ने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, कम से कम 8 मिनट का समय मिलेगा। 15 मई 2004 की रात, उद्घाटन से 1 रात पहले जेराल्ड ठीक 12:04 पर लौटता है। उसकी गर्लफ्रेंड एंजेला पास ही गाड़ी में बैठी निगरानी कर रही होती है, हाथ में वॉकी टॉकी। जेराल्ड साइड वाला दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। अलार्म कीपैड लाल रंग में चमक रहा होता है। वो मैनेजर के कंधों की हरकत देखकर याद किए हुए 6 अंक डालता है। लाइट हरी हो जाती है, सन्नाटा। वो तिजोरी की तरफ नहीं जाता। तिजोरियों से पैसा निकालने में समय लगता है। उसका निशाना एटीएम रूम होता है। कांच के पीछे 7 नई मशीनें, हर मशीन में लगभग $1 लाख। कांच का दरवाजा पहले से खुला होता है, किसी कर्मचारी की लापरवाही से। जेराल्ड वही करता है जिसकी उसने महीनों प्रैक्टिस की थी। 4 मिनट में 3 मशीनें खाली, 6 मिनट में 6 मशीनें,
सातवीं को वो जानबूझकर छोड़ देता है। 7 मिनट में बैग बंद, $500,000। वो बाहर निकलता है, दरवाजा बंद करता है, बिना आवाज किए गाड़ी में बैठता है। लाइट बंद, गली में गाड़ी गायब। 8 मिनट 14 सेकंड बाद पुलिस पहुंचती है, चक्कर लगाती है। सब ठीक लगता है। रेडियो पर बोलती है, सब सुरक्षित है। 3 ब्लॉक दूर जेराल्ड गाड़ी रोककर सुनता है, बेबी मॉनिटर से पुलिस की बातें, सब कुछ ठीक। वो मुस्कुरा देता है। पुलिस जगह की रखवाली कर रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि चोरी हो चुकी है। सोमवार की सुबह शाखा मैनेजर ने सामने के दरवाजे खोले, बत्तियां जलाईं और एटीएम खोलने से पहले मशीनों की जांच करने के लिए एटीएम के कमरे में कदम रखा। 7 में से 6 मशीनें खुली हुई थीं। कैश गायब था और उनके ढक्कन बड़ी सफाई से तोड़ दिए गए थे। 7वीं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हे भगवान, या क्या हो 1 गया? घंटे के भीतर जांचकर्ता पहुंच गए। वे उंगलियों के निशान की जांच करते हैं, कोई निशान नहीं मिलता। वे सिक्योरिटी फुटेज निकालते हैं। सर्वर कोठरी से रिकॉर्डिंग की हार्ड ड्राइव को साफ तौर पर निकाल लिया गया था। उन्होंने हर दरवाजे और खिड़की की जांच की। कोई औजार के निशान दिखाई नहीं दिए। कोई कांच नहीं टूटा था। कहीं भी जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला। अलार्म की रिकॉर्ड रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि अलार्म पूरी रात चालू ही रहा। बस रात ठीक 12:04 पर उसे सही कोड डालकर कुछ देर के लिए बंद किया गया था और उसके बाद फिर से अलार्म अपने आप चालू हो गया। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अंदर जाने वाला आदमी किसी तरह का शोर या तोड़फोड़ किए बिना बिल्कुल सामान्य तरीके से अंदर घुसा था। ऐसा लग रहा था जैसे चोर दीवारों को फांदकर अंदर घुस गया हो। इस बीच जेराल्ड अपने ऑडियो डिवाइस के जरिए उनकी बातों को सुन रहा था। वो एक जासूस को यह कहते हुए सुन रहा था कि रात का गार्ड इसमें शामिल है। वो रेडियो पर चल रही पुलिस की बातचीत सुन रहा था, जहां बैंक मैनेजर बार बार यह कह रहा था कि उसे चोरी की किसी भी जानकारी के बारे में कुछ पता नहीं है। प्रीपेड फोन का इस्तेमाल करते हुए जेराल्ड अलग अलग भेस में फोन करता था। कभी वो खुद को घबराया हुआ गवाह बताता, जो कहता कि उसने बैंक की पार्किंग में गार्ड को किसी अजनबी से मिलते देखा है। कभी वो खुद को कोई आम आदमी दिखाता, जो डरते डरते जांचकर्ता को कॉल करता और कहता कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आवाज में घबराहट होती थी, हड़बड़ाहट होती थी, ताकि सामने वाला माने कि ये कोई असली आदमी है, कोई कहानी नहीं गढ़ रहा। कभी कभी वो बैंक के सिक्योरिटी ऑफिस में फोन करता। इस बार वो गुमनाम मुखबिर बनता, धीरे से इशारा करता कि एटीएम में काम करने वाले किसी कर्मचारी ने शायद चाबियों की नकल कर ली हो। वो किसी का नाम नहीं लेता था, बस कर्मचारियों के दिमाग में शक छोड़ देता था। इतना काफी था। हर फोन जांच को एक नई दिशा में मोड़ देता था। पुलिस एक नई लाइन पकड़ लेती थी और जेराल्ड को हफ्तों की राहत मिल जाती थी। करीब 1 महीने तक विन्निपेग की बड़ी क्राइम यूनिट ऐसे अपराधी का पीछा करती रही जो हर कदम उनसे आगे लगता था। ऐसा महसूस होने लगा था जैसे चोर को उनकी हर योजना पहले से पता हो, और सच भी यही था। एक मीटिंग के दौरान एक जासूस बुदबुदाया, आखिर इस चोर को हमारे रिस्पांस टाइम का पता कैसे चल जाता है। उसी वक्त बैंक की छत में लगे सीक्रेट डिवाइस के जरिए जेराल्ड हर शब्द सुन रहा था। वो हल्के से मुस्कुरा रहा था, लेकिन हर चाल हमेशा नहीं चलती। वॉलमार्ट के एक कर्मचारी की नजर एक चीज पर टिक गई थी। बैंक के पास एक वैन जो बार बार वहीं खड़ी दिखती थी। उसे बात अजीब लगी। उसने जल्दी से एक नैपकिन निकाला और गाड़ी की नंबर प्लेट उस पर लिख ली। वो नंबर प्लेट जेराल्ड डेनियल ब्लैंचर्ड के नाम पर रजिस्टर्ड थी। महीनों तक बड़े बड़े सिस्टम को चकमा देने वाला आदमी इतनी छोटी सी गलती कर गया, जैसे अपराध की जगह पर अपना नाम लिखकर छोड़ दिया हो। जांचकर्ताओं ने जब उसका नाम निकाला तो सब चौंक गए। ये कोई नया चोर नहीं था। ब्लैंचर्ड का नाम पहले से ही 3 अलग अलग राज्यों में हुई चोरियों से जुड़ा था। पुलिस के रिकॉर्ड में एक पुराना मामला भी था, जो उसे 6 साल पहले हुई एक बहुत फेमस चोरी से जोड़ता था। वो चोरी इतनी बड़ी थी कि अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई थी, लेकिन आज तक सुलझी नहीं थी। अब जेराल्ड को कुछ बड़ा चाहिए था। वो ऐसा काम करना चाहता था जिसे लोग सालों बाद भी याद रखें। ऐसा काम जो सिर्फ चोरी न लगे, बल्कि उसकी पहचान बन जाए। विन्निपेग की एटीएम लूट से कई साल पहले यूरोप घूमते समय जेराल्ड को एक ऐसी चीज दिखी जिसने उसकी सोच बदल दी। CC स्टार, 10 कोनों वाला एक आभूषण
जिसे 1864 में वियना के शाही जौहरी ने बनाया था। कभी ये ऑस्ट्रिया की महारानी एलिजाबेथ के सुनहरे बालों में चमकता था। इस स्टार के बीच में एक चमकदार मोती था और उसके चारों तरफ 27 हीरे लगे थे। यह सिर्फ गहना नहीं था, एक कहानी थी, शाही प्यार और दर्द की कहानी। आज वो वियना के शॉनब्रून पैलेस में कांच के नीचे रखा हुआ था। एक ऐसा महल जिसमें 1441 कमरे थे और जिसे मोशन सेंसर, प्रेशर प्लेट, इंफ्रारेड बीम और हथियारबंद गार्डों ने घेर रखा था। जेराल्ड के लिए ये एक खुली चुनौती थी। उसने खुद को इतिहास में दिलचस्पी रखने वाला एक अमीर कनाडाई टूरिस्ट बताया और महल के खजाने के कमरे का प्राइवेट टूर बुक किया। गाइड जब पुराने राजा रानियों की बातें कर रहा था, जेराल्ड चुपचाप कैमरों की जगह याद कर रहा था। उसकी नजर एक साइड गैलरी की खिड़की पर जाकर रुकी। पुराना कुंडा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नहीं, बस एक साधारण पीतल का हुक। जब गाइड आगे बढ़ा, जेराल्ड पीछे रह गया। उसने एक पेंटिंग की तारीफ करने का नाटक किया और चुपके से खिड़की की कुंडी खोल दी। बाहर निकलते वक्त वो गिफ्ट शॉप में रुका और $20 की सीसी स्टार की नकली कॉपी खरीद ली। प्लास्टिक के हीरे, नकली मोती, बिल्कुल सस्ती। तैयारी पूरी हो चुकी थी। अगली रात किराए का एक छोटा विमान वियना के पश्चिमी इलाके के ऊपर 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। जेराल्ड को पायलट की सीट पर बैठा था, पीठ पर पैराशूट, आंखों पर चश्मा। पायलट को अच्छा पैसा दिया गया था और उसने कोई सवाल नहीं पूछा। जैसे ही संकेत मिला, जेराल्ड ने दरवाजा खोला और छलांग लगा दी। छत पर उतरना ही एक ऐसा रास्ता था जिससे नीचे की सारी सुरक्षा बेकार हो जाती थी। नीचे गार्ड थे, सेंसर थे, अलार्म थे, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई छत से उतरकर भी चोरी कर सकता है। जेराल्ड ने अपने पैराशूट को महल के पूर्वी हिस्से की तरफ मोड़ा और नीचे उतरने लगा। लेकिन आखिरी पल में सब कुछ बदल गया। अचानक तेज हवा चली, उसका संतुलन बिगड़ा। वो सीधा छत की ढलान पर आकर फिसल गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अब वो नीचे गिर ही जाएगा। कुछ सेकंड तक वो हवा में लटका रहा। नीचे 4 मंजिल की गहराई थी। उसकी उंगलियां किसी तरह छत की नाली को कसकर पकड़े हुए थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। अगर पकड़ छूट जाती तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसने खुद को संभाला, पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे खुद को वापस छत पर खींच लिया। सांस संभाली, पैराशूट समेटा और उसे चिमनी के पीछे छिपा दिया। फिर छत की सीढ़ियों से उस खिड़की तक पहुंचा जिसे उसने एक दिन पहले ढीला कर दिया था। हल्का सा धक्का दिया, खिड़की खुल गई। वो अंदर उतर गया। खजाने का कमरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। कांच के नीचे सीसी स्टार रखा था। जेराल्ड धीरे धीरे उस फर्श की ओर बढ़ा जहां कदम रखते ही अलार्म बज सकता था। उसे याद था कि वहां फर्श के नीचे सेंसर लगे हैं जो वजन महसूस करते हैं। वो बहुत संभल कर चला, उसी जगह पैर रखा जहां सेंसर नहीं थे। फिर उसने अपनी बेल्ट से एक छोटा सा औजार निकाला और कांच के गुंबद को पकड़े हुए पेंच एक एक करके ढीले करने लगा। नीचे वजन मापने वाला सेंसर था। जरा सा फर्क और अलार्म बज जाता। उसने नकली तारा बाएं हाथ में लिया, असली को दाएं हाथ से दबाया और एक ही सांस में अदला बदली कर दी। एक पल के लिए लाल लाइट जली। जेराल्ड की सांस रुक गई, फिर लाइट हरी हो गई। कोई अलार्म नहीं बजा। उसने गुंबद बंद किया, पेंच कसे और वापस खिड़की की तरफ बढ़ गया। कुछ मिनट बाद वो रस्सी के सहारे महल के बगीचे में उतर रहा था। सुबह होने तक वो म्यूनिख जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका था। सीसी स्टार उसके बैग में एक गंदी टी शर्ट में लिपटा हुआ था। 2 हफ्तों बाद ऑस्ट्रिया की सरकार ने बड़े बड़े अखबारों और टीवी चैनलों के सामने स्टार को दिखाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा। कैमरों की रोशनी चमक रही थी, बड़े बड़े अफसर तालियां बजा रहे थे। किसी को भी यह पता नहीं चला कि जो चीज रोशनी में चमक रही थी वो असली नहीं थी। वो तो बस गिफ्ट की दुकान से $20 में मिलने वाली एक नकली कॉपी थी। म्यूजियम वालों को इस धोखे का पता 1 महीने बाद चला जब बीमा कंपनी ने उसकी जांच की। तब तक तो असली सीसी स्टार कनाडा के विन्निपेग में जेराल्ड की दादी के घर के तहखाने में एक जूते के डिब्बे में छिपा पड़ा था। उस चोरी ने जेराल्ड को दुनिया भर में मशहूर बना दिया। लोग कहने लगे,
ये आदमी तो महल की छत पर पैराशूट से उतरा, सेंसर बीम्स के नीचे से असली गहना निकाला, नकली रख दिया और भाग गया। किसी को पता तक नहीं चला। अगर ये इतना बड़ा काम कर सकता है तो भला क्या नहीं कर सकता। कनाडा में जब पुलिस वालों ने 2004 की विनिपेग एटीएम लूट में ब्लैंचर्ड का नाम देखा तो उन्होंने पुरानी फाइलें खंगाली। तब उन्हें सीसी स्टार वाला केस मिला जो अभी तक अनसुलझा पड़ा था। अब उन्हें समझ आया, एटीएम लूटने वाला और महल से गहना चुराने वाला एक ही आदमी था। बैंक लूट के बाद मामला ठंडा पड़ गया था। ब्लैंचर्ड गायब हो गया था। उसने अपने घर बदले, अपने नाम बदले, कहीं नहीं मिला। लेकिन 2006 में विनिपेग के 2 जासूसों ने अपने बॉस को मना लिया कि उन्हें इस केस पर फिर से काम करने दो। उन्होंने इस सीक्रेट मिशन को एक नाम दिया, प्रोजेक्ट काइट। कई महीनों तक पुलिस की खास टीम ने जेराल्ड से जुड़े हर फोन नंबर पर नजर रखी, हर ठिकाने की जासूसी की। उन्होंने अपने दफ्तर की दीवारों को नक्शों से भर दिया, तस्वीरें लगाईं, नोट्स चिपकाए जिनमें उसके साथियों के नाम, उसके नकली नाम और संदिग्ध सौदों की पूरी जानकारी थी। फिर जनवरी 2007 के आखिर में एक फोन कॉल ने सारा खेल पलट दिया। पुलिस उसका फोन टैप कर रही थी। जेराल्ड की आवाज आई, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं किसी काम में लगा हूं। वो उस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया के चिलीवैक शहर में एक बैंक की छत में घुसा हुआ था। आधी रात को फिर से एक नई चोरी की तैयारी कर रहा था। पुलिस की टीम ने तुरंत उसके फोन के सिग्नल को ट्रैक किया। अब उन्हें पता था वो कहां है। 23 जनवरी 2007 को सुबह 4:30 बजे पुलिस की खास टीमों ने एक साथ कई जगहों पर धावा बोल दिया। वैंकूवर में 1 दर्जन पुलिस वाले जेराल्ड के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे और जोर से धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। लिविंग रूम में धमाके वाले ग्रेनेड फूटे, वो ग्रेनेड जो तेज रोशनी और आवाज से दुश्मन को चौंका देते हैं। काले कपड़े पहने पुलिस वाले राइफलें लेकर अंदर घुस आए। जेराल्ड खिड़की की तरफ भागा, लेकिन हर तरफ बंदूकें तनी हुई थीं। इस बार न कोई छत की टाइल थी जिसे हटाकर भाग सके, न कोई हवा का रास्ता था जिससे निकल सके। इस बार भगोड़े को पूरी तरह से घेर लिया गया था। कोई बचने का रास्ता नहीं था। उसी समय दूसरी पुलिस टीमों ने 3 अलग अलग प्रांतों में उसके स्टोरेज के कमरों और साथियों के घरों पर छापे मारे। उन्हें क्या क्या मिला? बड़े बड़े पावरफुल लैपटॉप, ताला तोड़ने के तरह तरह के औजार, नकली पहचान पत्रों के ढेर, 6 अलग अलग देशों की करेंसी में नकदी के बंडल, विग यानी नकली बाल, अलग अलग वेशभूषा, पुलिस की फ्रीक्वेंसी सुनने के स्कैनर और अभी भी पैकिंग में बंद पड़े बेबी मॉनिटर। विनिपेग में उन्होंने जेराल्ड की दादी के घर के तहखाने में एक तंग जगह खोली। वहां कपड़े में लिपटा हुआ वो मशहूर सीसी स्टार मिला, बिल्कुल उसी जगह जहां उसने 9 साल पहले उसे छिपाया था। जेराल्ड ब्लैंचर्ड का लंबा खेल आखिरकार खत्म हो गया था, लेकिन पूछताछ के कमरे में उसके पास एक और दांव बचा था, एक ऐसी चाल जो उसे पकड़ने वालों को भी हिला देने वाली थी। आखिर जेराल्ड को जासूसों की निजी जिंदगी के बारे में ऐसी क्या बातें पता थीं जो किसी संदिग्ध को नहीं पता होनी चाहिए? और 164 साल की जेल की सजा झेलने वाला एक आदमी 10 साल भी पूरे होने से पहले कैसे आजाद हो गया? प्रोजेक्ट काइट के 2 मुख्य जासूस विनिपेग के एक कमरे में जेराल्ड के सामने बैठे थे। उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। बीच में स्टील की एक मेज थी। उस पर सबूतों से भरी मोटी मोटी फाइलें रखी थीं। तस्वीरें, फोन की बातचीत की कॉपी, बरामद हुए माल का पूरा ब्यौरा, सब कुछ था वहां। पुलिस वालों को लग रहा था कि जेराल्ड या तो बहस करेगा, या चुप बैठ जाएगा, या वकील बुलाने को कहेगा, लेकिन जेराल्ड ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। वो अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे झुक गया, बड़े वाले जासूस के चेहरे को थोड़ी देर तक देखता रहा और फिर बड़े शांत, लगभग दोस्ताना अंदाज में बोला, आजकल करेन कैसी हैं? क्या अभी भी बालमोरल हॉल स्कूल में 3री क्लास को पढ़ाती हैं? जासूस का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। करेन उनकी पत्नी थी। बालमोरल हॉल वो स्कूल था जहां वो पढ़ाती थी। इनमें से किसी भी बात का जिक्र किसी भी केस फाइल में नहीं था। ये बातें तो निजी थीं। जेराल्ड ने हल्की सी मुस्कान के साथ दूसरे पुलिस वाले की तरफ देखा। और आपका बेटा जेम्स?
वो इस साल बैंटम हॉकी टीम में चुना गया था ना? अगर मुझे सही याद है तो वो लेफ्ट विंग की पोजीशन पर खेलता है। दोनों जासूस सन्न रह गए। उन्होंने जांच में शामिल किसी को भी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया था। असल में जेराल्ड महीनों से उनकी बातें सुन रहा था। कैसे? पुलिस के जिन रेडियो में एन्क्रिप्शन नहीं था, उनकी बातचीत से। जब पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर घर पर प्राइवेट कॉल करते थे, उनसे। और जब वो कॉफी शॉप की पार्किंग में बेफिक्र होकर बातें करते थे और जेराल्ड का स्कैनर उनकी रेंज में होता था, तब भी वो उनकी रोज की दिनचर्या जानता था, उनकी आदतें जानता था, उनकी कमजोरियां जानता था, सब कुछ। उस पल पूरा माहौल पलट गया। पूछताछ करने वाले खुद डर गए। लगा जैसे अब उनकी पूछताछ हो रही हो। जेराल्ड ने चुप्पी को और लंबा खींचने दिया। वो उनकी बेचैनी का मजा ले रहा था, लेकिन अपनी इस बहादुरी को एक तरफ रख दें तो उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। चिलीवैक बैंक की सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें थीं। उसके गैराज में बनी एटीएम की नकल पर उसके उंगलियों के निशान मिले थे। सीसी स्टार बरामद हो चुका था और स्टोरेज लॉकर की सूची ऐसी थी जैसे किसी जासूसी फिल्म में होती है। जेराल्ड पर चोरी के कई आरोप थे, धोखा देने के केस थे, प्लान बनाकर अपराध करने के आरोप थे और देशों की कीमती ऐतिहासिक चीजों को चोरी करके बाहर बेचने के मामले भी थे। इन सब को जोड़ दिया जाए तो उसे कुल मिलाकर 164 साल तक जेल हो सकती थी। लेकिन उसने सहयोग करने का फैसला किया। कई हफ्तों तक चली पूछताछ में जेराल्ड ने जांचकर्ताओं को अपनी हर तकनीक के बारे में पूरी डिटेल में बताया। कैसे उसने बेबी मॉनिटर से अलार्म सिग्नल की नकल की, कैसे बाजार से खरीदे स्कैनर से पुलिस की फ्रीक्वेंसी पर जासूसी की, कैसे अपने गैराज में असली जैसा एटीएम बनाकर प्रैक्टिस की और कैसे झूठे अलार्म बजाकर पुलिस के रिस्पांस को सेकंड तक माप लिया। एक जासूस ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पूरे करियर में किसी भी अपराधी ने इतनी बारीकी से यह नहीं बताया कि उसने हमें कैसे बेवकूफ बनाया। जेराल्ड खुद पुलिस वालों को उस गुप्त जगह तक ले गया जहां सीसी स्टार लगभग 10 साल से छिपा पड़ा था। उसने अपने हाथों से उसे निकाला और बड़े अदब से उन्हें सौंप दिया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने उसे वापस शॉनब्रून पैलेस भेजने का इंतजाम किया। वो आज भी वहीं रखा है और इस बार सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है। अदालत में जेराल्ड ने कई आरोपों को कबूल कर लिया। सरकारी वकील ने उसे ज्यादा से ज्यादा सजा देने की मांग की। जज ने जेराल्ड को फेडरल जेल में 8 साल की सजा सुनाई। यह सजा उन 164 साल के मुकाबले बहुत कम थी जो उसे मिल सकती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेराल्ड ने जांच में पूरा सहयोग किया था, और शायद इसलिए भी क्योंकि अदालत ने माना कि उसके किए हुए अपराध खतरनाक जरूर थे, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा योजना और दिमाग लगाया गया था। अपने उसूल पर कायम रहते हुए जेराल्ड ने अपने किसी भी साथी का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। जिन लोगों ने भी भागने वाली गाड़ी चलाई, निगरानी की या चोरी का सामान बेचा, वे सब बच गए। उन पर कोई केस नहीं बना। जेराल्ड को पैरोल मिलने से पहले लगभग 4 साल जेल में बिताने पड़े। 2010 तक हालात बदल गए। सिक्योरिटी की सलाह देने वाली कंपनियां उसे पैसे देकर काम पर रख रही थी। वही काम जिन सिस्टम को उसने कभी तोड़ा था, अब उन्हीं को चेक करना, बैंक के अलार्म नेटवर्क का टेस्ट करना, रेडियो एन्क्रिप्शन पर सलाह देना और चोरी रोकने वाली टीमों को अपराधियों जैसा सोचने की ट्रेनिंग देना। यानी मुर्गी घर को सुरक्षित बनाने के लिए लोमड़ी को ही काम पर रख लिया गया। प्रोजेक्ट काइट के खुलासों के बाद पूरे कनाडा में पुलिस के विभागों ने जल्दी जल्दी आपस में बातचीत करने के अपने सिस्टम बदलने शुरू कर दिए ताकि आगे से ऐसी गलती दोबारा न हो। जिन फ्रीक्वेंसी में एन्क्रिप्शन नहीं था और जिन्हें जेराल्ड वर्षों से सुन रहा था, उन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया गया। उनकी जगह एन्क्रिप्टेड डिजिटल चैनल आ गए। बैंकों ने भी एटीएम के प्रोटोकॉल में सुधार किए। उन्होंने और भी वजन वाले सेंसर लगाए। नकदी भरने के लिए समय समय पर बदलाव करने लगे ताकि कोई पैटर्न न समझ पाए। जेराल्ड ने सिर्फ बड़ी संस्थाओं से चोरी ही नहीं की थी, बल्कि उन्हें बदलने पर मजबूर भी कर दिया था। कई साल बाद जेराल्ड ने एक पत्रकार से कहा, जब आप बच्चे होते हैं तो हर कोई बैंक लूटने का सपना देखता है। मैंने सचमुच वो कर दिखाया जो सबके सपने में होता है। अखबारों और न्यूज चैनलों ने उसे दुनिया का सबसे शातिर चोर कहा। उसने ये साफ दिखा दिया था कि इंसानों ने जो भी सिस्टम बनाए हैं, उनमें इंसानों की सोच छुपी होती है
और जहां इंसानी सोच होती है वहां गलती भी होती है। अगर कोई आदमी शांति से दिमाग लगाकर काम करे, धैर्य रखे, तो वो इन गलतियों का फायदा उठा सकता है। जेराल्ड ने यही किया था, इसलिए वो इतने साल तक सबको चकमा देता रहा। जेराल्ड आखिर में सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वॉलमार्ट के एक कर्मचारी ने एक छोटे से टिश्यू पेपर पर एक गाड़ी की नंबर प्लेट लिख ली थी। बस वही छोटा सा कागज सब कुछ बदल गया। अगर वो कागज न होता तो प्रोजेक्ट काइट आज भी उसी अनजान चोर की तलाश में भटकता रहता। आज भी रात में कहीं न कहीं कोई न कोई पुलिस की किसी फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर रहा होगा, उनके रिस्पांस टाइम का पता लगा रहा होगा और अगली असंभव लगने वाली डकैती की योजना बना रहा होगा। चूहे बिल्ली का यह खेल कभी खत्म नहीं होता, बस ये नई नई फ्रीक्वेंसी पर नए नए तरीकों से चलता रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और असली और हैरान करने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि यह कहानी दूसरों को भी देखनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।